Hey guys and welcome back to the very first video of our exam battle series of political science। तो गाइज इस वीडियो में हम लोग कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का पहला चैप्टर करने वाले हैं जो कि है हमारा द कोल्ड वॉर एरा। और मैं गाइज आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग में है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा इस वीडियो में। और इस वीडियो के एंड में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम लोग जानेंगे जो कि आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं या फिर बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है उनकी आने की। और यहाँ पर जो आई बटन पे आपका वीडियो आ रहा है ये कंप्लीट वीडियो है फॉर कोल्ड वॉर एरा, जो कि चैप्टर हम रिवाइज करने वाले हैं। तो अभी जिन्होंने वीडियो कंप्लीट नहीं देखा, जिनको पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है, वो ये वीडियो देख सकते हैं। लिंक में डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूंगा जहाँ से आप डायरेक्टली उस वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। अब हम लोग रिविजन पार्ट की तरफ आते हैं। सो चलिए क्यूबन मिसाइल क्राइसिस से स्टार्ट करते हैं। तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या हुआ था या क्या मैटर हुआ था जो हमें इसके बारे में पढ़ना पड़ रहा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्यूबा एक छोटी सी कंट्री है जो कि कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी को फॉलो करती है। तो कम्युनिज्म किसकी आइडियोलॉजी है? यूएसएसआर की। और हम सबको पता है कि यूएसएसआर की आइडियोलॉजी और यूएसए की आइडियोलॉजी दोनों में बहुत डिफरेंस था, और उसी की वजह से ये दो पावरफुल कंट्रीज के बीच में आपस में लड़ाई होती रहती थी। आप अपनी क्लास में भी देखते होंगे, जो दो बच्चे होते हैं, जो पावरफुल बच्चे होते हैं, वो आपस में लड़ते हैं अपनी डोमिनेंस शो करने के लिए। तो वैसे ही यूएसए और यूएसएसआर दो पावरफुल बच्चे थे वर्ल्ड लेवल पे। तो यूएसएसआर को ये डर था कि कहीं यूएसए अपनी कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी क्यूबा में ना लागू करवा दे। और क्योंकि यूएसएसआर क्यूबा से दूर है और यूएसए पास में है, तो यूएसएसआर हेल्प भी नहीं कर पाएगा क्यूबा की। तो यूएसएसआर के इस डर के चलते यूएसएसआर के लीडर निकिता खुर्शचेव ने क्यूबा के लीडर आपके फिडेल कैस्ट्रो से कहा कि मैं एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स यहाँ पर क्यूबा में लॉन्च कर दूंगा, मतलब एक तरह से अपना मिलिट्री बेस क्यूबा में बना दूंगा, ताकि यूएसए ये हिम्मत ना कर पाए कि यहाँ पर कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी को एडॉप्ट करना पड़ जाए क्यूबा को। तो जिसकी वजह से यूएसएसआर ने यहाँ पर अपनी शिप्स भेजना स्टार्ट कर दिया, वॉरहेड्स जिसको हम बोलते हैं, जो कि बहुत खतरनाक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं। जब यहाँ पर इसने भेजा तो विद इन 3 वीक्स यूएसए को पता भी चल गया कि ये लोग तो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स यहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं, क्यूबा को अपना मिलिट्री बेस बना रहे हैं यूएसएसआर। तो इससे यूएसए को खतरा है, क्योंकि यूएसए के जस्ट पास में ही क्यूबा है। तो जिसकी वजह से यूएसए ने कहा कि हम न्यूक्लियर वॉर कंडक्ट करा देंगे अगर आपने अपनी जो शिप्स हैं, वॉरहेड्स हैं, इन्हें वापस नहीं लिया। और उसने ये ऑर्डर दिया कि अगर आपने हम इंटरसेप्ट करेंगे, मतलब जो आपकी शिप्स आ रही है उसको हम खदेड़ कर वापस भेज देंगे। इससे अच्छा है कि आप अपनी शिप्स को खुद ही वापस कर लीजिए, वरना हम न्यूक्लियर वॉर कंडक्ट कर देंगे। अब पूरा वर्ल्ड टेंशन में आ गया, क्योंकि न्यूक्लियर वॉर का मतलब क्या हुआ कि हम आपके एक एलाय पर न्यूक्लियर बॉम्ब करवाएंगे तो दूसरा आपके दूसरे एलाय पर, जिससे कि पूरा नुकसान किसका होगा? पूरे वर्ल्ड का नुकसान हो जाएगा। तो इसकी वजह से पूरे वर्ल्ड ने, जो एलाइज थी यूएसएसआर की और यूएसए की, दोनों ने समझाया अपने अपने लीडर्स को, यूएसए और यूएसएसआर को, कि न्यूक्लियर बॉम्ब से किसी का फायदा नहीं है, सबका ही नुकसान है। तो फिर यूएसएसआर और ये यूएसए आपके नेगोशिएशन में आ गए कि चलो ठीक है, हम न्यूक्लियर वॉर नहीं कंडक्ट करेंगे अगर यूएसएसआर अपनी शिप्स को वापस ले ले, जो कि क्यूबा में वॉरहेड्स लगाए हैं उसे वापस ले ले। तो यूएसएसआर ने 3 वीक्स के बाद ऐसा ही किया, और जॉन एफ कैनेडी साहब ने इस न्यूक्लियर वॉर को खत्म कर दिया, या न्यूक्लियर वॉर होने से रोक लिया। तो ये था आपका क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। ये आपका एक कोल्ड वॉर के टाइम पर का ही वॉर है, और इसे कोल्ड वॉर ही कंसीडर किया जाता है। तो बेसिकली कोल्ड वॉर की क्या डेफिनेशन होती है? अ सीरीज ऑफ वॉर और कन्फ्रंटेशंस वेयर डायरेक्ट वॉर डज नॉट अराइज। मतलब दो कंट्रीज के बीच में डायरेक्ट वॉर नहीं होता है, उनकी एलाइज के बीच में आपस में वॉर होता है। जस्ट लाइक कोरियन वॉर, जस्ट लाइक अदर वॉर्स जो कि डायरेक्ट नहीं हुए थे यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, बट किसी न किसी चीज को लेकर डिस्प्यूट अराइज होने लग रहा था। अब आप देखते होंगे आए दिन इंडिया और पाकिस्तान में किसी न किसी चीज को लेकर, जस्ट लाइक वाटर को हो गया, या सिंगिंग या टैलेंट वगैरह, इन काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर वॉर होता है। तो उसे हम वॉर कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि वो डायरेक्ट वॉर तो नहीं हो रहा ना। बट हाँ, उसे हम कोल्ड वॉर कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि सीरीज ऑफ टेंशन बनी हुई है, तनाव बना हुआ है दो कंट्रीज के बीच में, तो उसे ही हम कोल्ड वॉर कंसीडर करते हैं। तो अभी हमने क्यूबन मिसाइल क्राइसिस डिस्कस किया। अब हमारा जो सेकेंड टॉपिक है वो है कोल्ड वॉर। तो इस चैप्टर में, हमारा चैप्टर का नाम ही है कोल्ड वॉर। तो कोल्ड वॉर की इमर्जेंस कहाँ से होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यूएसए आपका पावरफुल कंट्री है, दूसरी पावरफुल कंट्री आपकी यूएसएसआर है। तो जब दो पावरफुल कंट्रीज बन जाती हैं और दोनों आपस में डायरेक्ट वॉर नहीं कर सकती हैं,
क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि उसमें दोनों का ही नुकसान है। दोनों कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन है, अगर एक दूसरे पर लॉन्च करेगा तो दूसरा दूसरे पर लॉन्च करेगा, और इससे क्या होगा, दोनों का नुकसान हो जाएगा। तो इसकी वजह से ये लोग आपस में एलाइज फॉर्म करना स्टार्ट कर दिया इन लोगों ने। तो यूएसए ने बनाई नाटो, सीटो, सेंटो, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिसमें लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन थी आपकी नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये क्यों बनाई? ताकि जो भी कंट्रीज यूएसए को फेवर करती हैं, यूएसए की कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी को फेवर करती हैं, वो यूएसए को सपोर्ट करेंगी और उसके बदले में यूएसए उनको सपोर्ट करेगा। तो ऐसा माना जाएगा कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल कनाडा यूएसए को सपोर्ट करती है, तो अगर कनाडा पे कोई कंट्री वॉर कर देगी तो यूएसए भी ये मानेगा कि यूएसए पर वॉर हुआ है और यूएसए कनाडा को कंप्लीट सपोर्ट करेगा। तो इस तरह से ये वर्क करती थी नाटो। सिमिलरली इसे देखकर आपके यूएसएसआर ने क्या बनाया, वॉर्सो पैक्ट बनाया, जिसमें जो कंट्रीज यूएसए की कम्युनिज्म आइडियोलॉजी को, यूएसएसआर की कम्युनिज्म आइडियोलॉजी को मानती थी, उन्होंने यूएसएसआर को फेवर किया। और ये कब बना था वॉर्सो पैक्ट? आपका 1956 में। और नाटो कब बना था? 1949 में। तो डेट्स आर इंपॉर्टेंट, यू मस्ट हैव टू लर्न द डेट्स। तो मैं इसीलिए डेट्स के साथ भी आपको रिविजन करा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर बैठता जाए। तो आई होप आपको कोल्ड वॉर का मेजर रीजन समझ में आ गया होगा। अब ऐसा नहीं कि कोल्ड वॉर सिर्फ क्यूबा में ही हुआ था, क्यूबा इसका एक एग्जाम्पल था बस। ऐसी बहुत सारी जगह थी, बहुत सारे एरिनास थे जहां पर कोल्ड वॉर हुआ था, लाइक कोरियन वॉर, मैक्सिकन वॉर, चाइनीज वॉर। ये सारे वॉर किसके? कोल्ड वॉर के ही एग्जाम्पल्स हैं। तो जब आप कोल्ड वॉर के बारे में आंसर लिख रहे होंगे तो मेरी एक टिप है कि आप इन सब के बारे में भी एक ब्रीफ इंट्रो दे दीजिएगा, जिससे कि आपका अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा टीचर पर। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, आपका बाइपोलैरिटी। अब जो हमारा ये थर्ड टॉपिक है बाइपोलैरिटी, यही टॉपिक आपको डिफरेंट बनाएगा आपके बाकी कॉम्पिटिटर्स से। बाकी बोर्ड एग्जाम्स में जो कॉपियाँ होंगी, आपकी कॉपी सबसे अलग दिखेगी। तो इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा और इसे समझिएगा और वही लिखिएगा। सो गाइज, यहाँ पर हम देखते हैं वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान में, यानी आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, आपका क्या हुआ था, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की संभावनाएं थी वो बढ़ गई थी और दो वर्ल्ड में मेजर पावर्स बनी थी, एलाइड एंड एक्सेस फोर्सेस। तो एलाइड में आपकी चार ये बड़ी पावर्स थी, एक्सेस में ये तीन थी। तो जिसकी वजह से क्या हुआ था, पहले यूएसए वॉर में नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि यूएसए को वॉर करना पसंद नहीं था, उसको पता था कि वॉर करेंगे तो हमारा भी नुकसान होगा। पर क्या हुआ, जापान ने इसके ऊपर बॉम्ब अटैक करवा दिए, तो जिससे यूएसए को वॉर में आना पड़ा। सिमिलरली आपका ब्रिटेन नहीं, आई एम सॉरी, आपका यूएसएसआर और जर्मनी पहले फ्रेंड्स थे, बट जर्मनी ने धोखेबाजी कर दी आपके यूएसएसआर के साथ, तो यूएसएसआर के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, बल्कि उसे एलाइड फोर्सेस में आना पड़ा। तो अब ये दो टीम्स आपस में बट गई थी और बहुत बुरी तरह से एलाइड फोर्सेस ने एक्सेस फोर्सेस को हरा दिया था, मतलब वॉर से बाहर भेज दिया था, खदेड़ दिया था एकदम। और वर्ल्ड वॉर सेकेंड में, जो कि आपका 1939 से 1945 में हुआ था, उसमें आपके एलाइड फोर्सेस जीत गई थी। पर हाँ, ब्रिटेन और फ्रांस को काफ़ी लॉस हुआ था, काफ़ी मिलिट्री लॉस हुआ था, क्योंकि वो डायरेक्ट यूरोप में थी, तो उसकी वजह से उनको डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट करना पड़ रहा था, तो बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था और ये डोमिनेट नहीं कर पा रही थी वर्ल्ड को। तो दो मेजर जो पावर बची वर्ल्ड की, कौन कौन? यूएसए और यूएसएसआर। अब ये दोनों पावर ब्लॉक्स बन गए। तो बायपोलैरिटी यहीं से आगे, आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, आफ्टर 1945, यूएसए और यूएसएसआर, ये दो मेजर पावर्स बची। तो दोनों ने आपस में एलाइज बनाना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि मैंने आपको बताया, नाटो एंड वार्सो पैक्ट। तो जिसके थ्रू क्या हुआ, दोनों अपनी डोमिनेंस शो करने लगे, कोल्ड वॉर होने लगे वर्ल्ड में। और आफ्टर 1991 डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, यूएसएसआर, क्या हुआ कि हेजेमनी आ गई वर्ल्ड में। और कौन डोमिनेट करने लगा? यूनिपोलर वर्ल्ड कब हो गया? आफ्टर 1991। तो 1991 यूएसए बिकम्स द सोल सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। तो बायपोलैरिटी का क्या टॉपिक था, बायपोलैरिटी कब से कब तक आई और उसका बैकग्राउंड क्या था, ये मैंने आपको ब्रीफली बता दिया है। तो आप इसी तरह से अगर एक्सप्लेन करेंगे अपनी कॉपी में एलाइड फोर्सेस, एक्सेस फोर्सेस को एक्सप्लेन करते हुए, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे और अच्छा इंप्रेशन जाएगा आपके टीचर पर। सो आई वुड विश यू कि आप ये टॉपिक्स जरूर अच्छे से समझ लें, क्लियर हो जाए आपका। नेक्स्ट टॉपिक इज एरिनाज ऑफ कोल्ड वॉर। तो जैसा हमने डिस्कस किया कि सिर्फ क्यूबन मिसाइल ऐसा नहीं था जो कि सिर्फ क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हैपन हुआ बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर, बल्कि कई और वॉर्स भी हुए थे, जैसे कि कोरियन वॉर 1950 से 53 तक चला था, बर्लिन वॉर 1958 से 62 तक चला था, कोंगो वॉर आपका अर्ली 1960s तक चला था। तो ये सारे एरिनाज बन गए थे डिफरेंट, जो कि कोल्ड वॉर हो रहा था, जिसकी वजह से अब ये जो कोल्ड वॉर हो रहा था, ये
सीरीज ऑफ कन्फ्लिक्ट जो हो रही थी वो डायरेक्ट वॉर में क्यों नहीं कन्वर्ट हुआ, क्योंकि उसके सेवरल रीजंस थे। वो क्या, मिसअंडरस्टैंडिंग, कि अगर दो कंट्रीज के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि वो किसी पीसफुल पर्पस के लिए न्यूक्लियर वेपन का यूज कर रहा है, बट सामने वाली कंट्री को लगा नहीं ये तो वॉर करना चाहता है, तो फिर क्या हो जाएगा, वॉर हो जाएगा, फुल फ्लेज वॉर, जिससे कि सबका नुकसान होगा। सेकेंड थिंग इज मिसकैलकुलेशन। अगर सामने वाली टीम ने सोचा कि अरे इसके पास कम न्यूक्लियर वेपन है, हमारे पास ज़्यादा है, बट उसके पास ऑलरेडी ज़्यादा थे, तो क्या होगा, फिर भी नुकसान दोनों का है। थर्ड थिंग, मिस्टेकनली अगर किसी चीज़ ने पीसफुल पर्पस के लिए मान लीजिए वेपन्स लगाए और सामने वाले को लगा कि अरे ये तो लड़ाई करना चाहता है, तो भी क्या होगा, वॉर हो जाएगा। और फोर्थ है मिसचीफ ऑफ अ सोल्जर, मतलब कोई सोल्जर है वो लड़ाई करवाना ही चाहता है दो कंट्रीज के बीच में, तो वो लड़ाई स्टार्ट कर देगा, तो सामने वाली कंट्री को लगेगा कि इसके हेड ने इसको ऑर्डर दिया है, तो फिर भी वॉर हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए ही एक फुल फ्लेज वॉर नहीं हुआ था। आफ्टर दैट कई सारी ट्रीटीज भी साइन करी गई थी कंट्रीज के द्वारा, जिससे कि ये फुल फ्लेज वॉर ना हो सके और न्यूक्लियर वॉर ना हो। वो क्या थी, LTBT, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी। सेकेंड इज NNPT, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। एंड लास्ट एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। ये सारी ट्रीटीज भी साइन हुई थी। तो ये सारी ट्रीटीज आपको याद रखनी है। कौन से ऐसे रीजंस थे जिसकी वजह से वॉर नहीं हुआ था, ये आपको याद रखना है और ब्रीफली एक्सप्लेन करना है, और प्लस एरिनाज ऑफ कोल्ड वॉर। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नाम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो ये एक ऐसा मूवमेंट था जिससे कि जैसे कि हमने देखा वर्ल्ड दो ब्लॉक्स में बट गया था, USA USSR, तो हर किसी को एलाई बनाया जा रहा था। तो ये जो नई न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज हुई थी, जैसे कि इंडिया हो गई, इंडोनेशिया हो गई, घाना हो गई, इन्होंने क्या डिसाइड किया कि अगर हम किसी कंट्री के एलाई बन गए तो क्या पता फिर से कॉलोनाइजेशन आ जाए, फिर से हम उसी कंट्री के अंडर में हो जाएं, और इतने मुश्किलों से हम लोग आज़ाद हुए हैं तो हम फिर से किसी कंट्री के गुलाम क्यों बनना चाहेंगे। तो इसलिए इन्होंने थर्ड वर्ल्ड ऑर्डर लाया, जिसको हमने बोलते हैं नाम। तो कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है, डिस्कस द फीचर्स ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। तो कंफ्यूज मत होइएगा, वो नाम की ही बात कर रहे हैं, आपको नाम के बारे में एक्सप्लेन करना है। तो नाम की स्पेशलिटी क्या थी कि ये एक ऐसा मूवमेंट था जो कि ना सिर्फ दो ब्लॉक्स के साथ रहने से हमें बचाता, मतलब हमें अलग पोजीशन देता वर्ल्ड में, बल्कि इन दोनों के वॉर को भी ख़त्म करने की कोशिश करता है। जैसे कि नाम से हमारा ये बेनिफिट हुआ कि हमें किसी भी ब्लॉक्स को ज्वाइन नहीं करना पड़ा। तो अगर USA हम पर डोमिनेट करता तो हम USSR से हेल्प ले सकते थे। सिमिलरली अगर USSR हमको डोमिनेट करता तो हम USA की हेल्प ले सकते थे। तो ये बहुत अच्छा चीज़ हमें नाम ने प्रोवाइड करी। तो इसके 5 जो इनिशियल फाउंडिंग मेंबर्स थे उसमें से एक हमारा इंडिया भी था, और बाकी यूगोस्लेविया, इजिप्ट, घाना एंड इंडोनेशिया। इन सबके लीडर्स के नाम आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसकी पहली समिट हुई थी आपकी बेलग्रेड 1961 में, जो कि करंटली सर्बिया कंट्री है, वहां पर पाया जाती है। और ये नाम हेल्प करता था बाकी कंट्रीज की, न्यूली डीकोलोनाइज कंट्री की, कि वो बैलेंस ऑफ पावर रख सके अमंग द टू ब्लॉक्स ऑफ एरिनाज ऑफ वर्ल्ड, जो कि USA और USSR थे। अब हमारे आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक और हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक देखेंगे, आपका रोल ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया ने क्या रोल प्ले किया वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इस दौरान, कोल्ड वॉर के दौरान। तो इंडिया का रोल नाइदर नेगेटिव था नॉर पैसिव था। मतलब ऐसा भी नहीं था कि इंडिया बिल्कुल बाहर चला गया था वर्ल्ड ऑर्डर से और पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा था, और ऐसा भी नहीं था कि डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर रहा था। मतलब इंडिया ने बैलेंस बनाकर रखा था। बट हाँ, कई लोग इंडिया को क्रिटिसाइज करते हैं कि उसने USSR की तरफ अपना रुझान ज़्यादा दिखाया था, और क्यों ना भी दिखाए, क्योंकि कई बार ऐसा हो रहा था कि इंडिया के ऊपर दबाव बना रहा था पाकिस्तान, चाइना और USA। तो इंडिया को USSR के साथ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन करनी पड़ी थी 1971 से 1991 तक के लिए। ये 20 ईयर फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन करी थी इंडिया ने, जिससे कि अगर कोई कंट्री इंडिया पर अटैक करेगा तो USSR उसे रिटेलिएट करेगा, हमारी हेल्प करेगा। तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में हर कोई अपना फायदा देखता है, तो इंडिया ने बहुत ही बुद्धिमानी के साथ इसे अपनाया था। पर इसके चलते इंडिया ने ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही बाहर रहा था वॉर से। इंडिया ने वॉर में रहकर इन दोनों पावर ब्लॉक्स के बीच में यूनिटी या पीस लाने की बहुत कोशिश करी थी। इन दोनों के बीच में जो कन्फ्लिक्ट हो रहे थे उसे भी रिजॉल्व करने की कोशिश करी थी। एज फाउंडिंग नाम इंडिया वॉज ऑल्सो द फाउंडिंग मेंबर ऑफ नाम। तो इंडिया ने नाम को फॉर्म करके न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाया, जिससे कि नई डीकोलोनाइज कंट्री थी वो उसे ज्वाइन कर सके, और किसी भी पावर ब्लॉक से डायरेक्ट अगर जिसको नहीं पार्ट लेना है वो नाम ज्वाइन कर सकता था और उसे कोई फोर्स नहीं कर सकता था। तो इंडिया का बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रोल रहा है ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा एंड आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर।
सो आई होप आपको ये चैप्टर कंप्लीटली क्लियर हो गया होगा और आपको समरी अच्छे से समझ में आई होगी। इन केस अगर आपको कुछ और जानना है इस चैप्टर के बारे में तो कंप्लीट डिवोटेड वीडियो मैंने बना रखा है ऑलरेडी, आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ जो कि आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। लास्ट 10 ईयर्स से इन क्वेश्चंस के आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, तो मैंने क्वेश्चन पेपर उठाकर जो कि सबसे इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट क्वेश्चन लगे हैं वही चूज़ किए हैं। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में चिंता मत करिएगा, उसका मैं सेपरेट डिवोटेड वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे ही शॉर्ट क्वेश्चंस भी ले लूंगा। ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। सो डिस्कस द रेलिवेंस ऑफ नाम एंड इन प्रेजेंट सिनेरियो, ये आपके हॉट्स क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। सेकंड, रोल ऑफ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। थर्ड, वाई द सुपर पावर हैड मिलिट्री अलायंस विद स्मॉल कंट्री और वाइस वर्सा, मतलब छोटी कंट्री बड़ी कंट्री के साथ मिलिट्री अलायंस क्यों रखती थी, सिमिलरली बड़ी कंट्री छोटी कंट्री के साथ अलायंस क्यों रखती थी, इसका आंसर देना है। फोर्थ, डिस्क्राइब इंडियाज फॉरेन पॉलिसी ड्यूरिंग कोल्ड वॉर एरा, ये बताना है। लास्ट, फिफ्थ, डिस्कस द डेटरेंस थ्योरी। सिक्स्थ, कोल्ड वॉर प्रोड्यूस आर्म रेस एंड आर्म कंट्रोल जस्टिफाई। एंड लास्ट, डिफाइन बाइपोलैरिटी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ये सारे क्वेश्चंस अगर आपको आते हैं वेल एंड गुड, अगर नहीं आते तो आप पढ़िए चैप्टर को और फिर इसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो आप अपने मन से भी इन क्वेश्चंस को बनाकर लिख सकते हैं एज सुन एज द चैप्टर इज थॉरली रेड बाय यू। अगर आपको चैप्टर क्लियरली आता है तो आप डेफिनेटली कर पाएंगे। और आप ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है, आपको मेरा एफर्ट कैसा लग रहा है। और अगेन, अगर आपको वीडियो पसंद आया, आपको पता है आपको क्या करना है, लाइक कमेंट अपने दोस्तों के साथ तो डेफिनेटली शेयर करो यार, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड।